हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपने स्टडी को आपने कंटिन्यू किया हुआ है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल फार्मूले। जितने भी हमारे फार्मूले बनते हैं क्लास 10th के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक बार हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले जो फार्मूले हैं उसकी वीडियो हम अलग लेकर आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल वाला चैप्टर है, उसको छोड़कर बाकी जितने भी फॉर्मूले हमारे पास बनते हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि पहला फार्मूला कौन सा है। पहला जो फार्मूला है वो चैप्टर 2 के अंदर है। क्या है? इफ़ अल्फ़ा बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि हमारे पास अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ दे रखे हैं टू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के, तब हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा? माइनस बी अपॉन में ए। हिंदी में इसे कहते हैं शून्यांकों का योगफल। ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए। हिंदी में इसे कहते हैं शून्यांकों का गुणनफल। अब ये जो शून्यांकों का योगफल और गुणनफल है वो आपने कैसे बनाना है, कैसे निकालना है, ये जो हमें तो ये हमने बनाना कैसे है। देखो, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा यानी बी बाय ए माइनस का जो है बी एक्स का कोफिशिएंट यानी एक्स के साथ में जो लगा है वो हमारी बी की वैल्यू होगी, और ए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमारी ए की वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। इसमें ए की जो वैल्यू है वो क्या है? देखिए, एक्स स्क्वायर यानी 4 है और बी की वैल्यू 5 है और इसके साथ लग जाएगा माइनस का निशान। ठीक है। इस प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू किसके है? सी अपॉन में ए, यानी जिसे शून्यांकों का गुणनफल कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? एकदम सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। अब हमें कितने ज़ीरोज़ दिए हुए हैं? 3 ज़ीरोज़ दे रखे हैं। कौन कौन से? अल्फ़ा, बीटा और गामा। क्यूबिक पोलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देन अगर 3 डिग्री की इक्वेशन आ जाए तब हमने ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करने हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है। अल्फ़ा बीटा प्लस गामा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए, यानी ये होता है सी अपॉन में ए। ठीक है। एंड अल्फ़ा बीटा गामा किसके इक्वल होता है? माइनस डी अपॉन में ए। क्लियर? जितने डिग्री की इक्वेशन होती है उतने ही उसके ज़ीरोज़ आते हैं। जितनी घात की बहुपद होती है, जितने घात के जो हमें बहुपद दिया होता है उतने ही उसके शून्यांक आते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा फॉर्मूला है। आगे जो फॉर्मूला है हमारा, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। हमें सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दे रखे हैं। ठीक है। तो फॉर्मूला है हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। ये फॉर्मूला लगाकर हम एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है तो हम फॉर्मूला लगाकर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं, द्विघात बहुपद बना सकते हैं। एग्जाम्पल देकर आपको बताते हैं कि कैसे बना सकते हैं। जैसे हमारे पास 5 और 3,
5 जो है वो शून्यंकों का योगफल है यानी सम ऑफ ज़ीरोज़, और 3 जो है वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। ठीक है, अब हम कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला लगा देंगे एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना दिया हुआ है 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना दिया हुआ है 3। तो ये हमारे पास एक कौन सी समीकरण बन गई, कौन सा बहुपद बन गया, द्विघात बहुपद बन गया। ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग इंटू में एक्स प्लस में शून्यंकों का गुणफल। क्लियर। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि हमें शून्यंकों का गुणफल और प्रोडक्ट नहीं दे रखी तब हम कैसे करेंगे, यही क्वेश्चन ले लो 5 और 3। अब ना तो हमें शून्यंकों का योगफल दिया हुआ है, ना ही हमें इनकी प्रोडक्ट दी हुई है, और बनानी हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें 2 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि हमें सम नहीं दे रखा, सिर्फ ज़ीरोज़ दे रखे हैं। यानी अल्फ़ा हमें 5 दिया हुआ है, बीटा हमें 3 दिया हुआ है, 2 ज़ीरोज़ दे रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर हमारा क्या आता है, सम आता है, यानी जोड़ आता है, शून्यंकों का योगफल आता है। जोड़ कर दिया, वैल्यू आ गई हमारे पास 8। ठीक है, 8 वैल्यू आने के बाद अब हम कर देंगे इनकी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करने पर वैल्यू आ गई 15। ठीक है, ऐड करने पर हमारे पास वैल्यू आ गई 8 और सब मल्टीप्लाई करने पर 15। अब इसके अंदर पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये हमारे पास क्या बन गई, एक द्विघात बहुपद बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से कोई भी अगर आपको सम आता है तो इस फॉर्मूले से आप बना सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, डिवाइडेंट या डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य इज इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। यदि हमें कोई कोफिशिएंट पूछा गया, रिमाइंडर दे रखा है, डिवीज़र दे रखा है, डिवाइडेंट दे रखा है, तो हम कोफिशिएंट निकाल सकते हैं डिवाइडेंट माइनस रिमाइंडर अपॉन में डिवीज़र। यानी आपको अगर डिवाइड वाले सम आते हैं तो आप इन सम को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, डिवाइड करनी आनी चाहिए आपको और पता होना चाहिए। जैसे हमने एक इक्वेशन लिखी, जैसे एक्स क्यूब को हमने एक्स से डिवाइड करना है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे एक कितने की कमी है, 2 की, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दिए एक्स की पावर 3 और नीचे वैल्यू आ गई 0। अब नीचे जो है वो तो रिमाइंडर है जिससे हम भाग कर रहे हैं, एक्स क्यूब वो डिवाइडेंड है, एक्स डिवीज़र है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, भाज्य क्या है हमारा एक्स की पावर 3, भाजक क्या है एक्स, भागफल क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है, नीचे देखो लिखा हुआ है जितनी घात का बहुपद हो उतने ही उसके शून्यांक आते हैं। ठीक है, जितने घात का बहुपद हमें दिया हुआ है उतने ही उसके शून्यांक आते हैं। जैसे रैखिक का 1 शून्यांक आएगा, द्विघात के 2 आएंगे, त्रिघात के 3 आएंगे। ये MCQ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूले हैं चैप्टर 3 के, उसमें मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, उसकी वीडियो बनी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख लेना। तो अगर हमें a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 दिया है तो वहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी 2 लाइनें इंटरसेक्ट करेगी, और हिंदी में प्रतिच्छेद रेखाएं। और इसका सॉल्यूशन या अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन कैसे आएगा, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन
या इसका यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, यानी एक अद्वितीय हल बनेगा। ठीक है, यदि हमारे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तीनों की तीनों वैल्यू इक्वल है तो हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस आएगी और इसका जो अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनेगा। हिंदी में संपाती रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक हल बनेंगे इसके। यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, यहाँ पे पैरेलल लाइन बनेगी यानी समांतर रेखाएं बनेगी, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसका कोई भी हल नहीं आएगा, क्योंकि दो इक्वल हो जाए तीसरा इक्वल ना हो ऐसी हमें कोई इक्वेशन नहीं दे रखी होगी। ठीक है, कोई भी आप एग्जांपल लेकर कर सकते हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे 5x + 6y इज इक्वल टू 7, 6x + 7y इज इक्वल टू 5। ठीक है, a1 हमारे पास 5 है, a2 हमारे पास 6 है, 5/6 इज इक्वल टू 6/7 इज इक्वल टू 7/5। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही तो इसका कौन सा सॉल्यूशन आएगा जल्दी से बताइए। जी हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी और इसका सॉल्यूशन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इट मीन्स इसका एक अद्वितीय हल आएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, यह हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें पहला फॉर्मूला कौन सा है, इसमें हम किसी भी मेथड से इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला मेथड है फैक्टर मेथड, फिर है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। इनकी वीडियो बनी हुई है, आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, द्विघाती सूत्र x इज इक्वल टू -b ± b² - 4ac अपॉन में 2a। इस फॉर्मूले से हम किसी भी स्टेटमेंट वाले सम को कर सकते हैं जिसमें हमें फैक्टर बनाना मुश्किल लगे, हम इस फॉर्मूले से उसके फैक्टर बना सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में इसे कहते हैं विविध कर, विविध कर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट यदि b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर 0 आए, यानी ग्रेटर देन 0 आए, 0 से बड़ी आ जाए d की वैल्यू, तब हमारे पास इसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे, दो भिन्न भिन्न वास्तविक रूट आएंगे, अलग अलग वास्तविक मूल आएंगे। यदि b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो इसके टू इक्वल रूट आएंगे, टू इक्वल रियल रूट आएंगे, दो वास्तविक बराबर रूट आएंगे, दो वास्तविक बराबर मूल आएंगे। तीसरा पार्ट है इसका b² - 4ac इज लेस देन 0, यदि इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ गई, 0 से छोटी वैल्यू आ गई, इट मीन्स अगर आपको वैल्यू माइनस में आ गई, जैसे -6 आ गई, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते, इसका कोई भी वास्तविक मूल हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि रूट में आ जाने से यह कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो ये है हमारे फॉर्मूले चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, इसमें फैक्टर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड का भी फॉर्मूला है, उसकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूलों की बात करते हैं। कौन सा फॉर्मूला है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इट मीन्स समांतर श्रेणी, हिंदी में इसे कहते हैं। इन एपीए
ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड डी इज़ द कॉमन डिफरेंस। ए को हम कहते हैं पहला पद, प्रथम पद, और डी को कहते हैं हम सार्वंत्र। किसी भी एपी का हमने एनवा पद निकालना है। एन हमें नंबर ऑफ टर्म दे रखी है, कितनी भी 5 6 कितनी भी पूछी जा सकती है। ये सम करने के लिए सबसे पहले आपको ए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। कोई भी सम करना है आपने, ठीक है। और डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, A2 माइनस A1 यानी सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। और जनरल एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यदि हमें एन टर्मों का सम निकालना है, एन पदों का योग ज्ञात करना है, तो क्या फॉर्मूला है? N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। जैसे हमने मान के चलो 1 से लेकर 100 तक की गिनती का नेचुरल नंबर का सम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ए और डी हमें दिए हुए n की वैल्यू निकाल कर SN के फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, क्लियर। और एक फॉर्मूला इसका और होता है, कौन सा है वो? SN इज इक्वल टू N/2 ब्रैकेट में A प्लस AN। यदि हमें अंतिम पद दिया हो, लास्ट टर्म दे रखी हो, तो SN का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? N/2 ब्रैकेट में A प्लस AN। सभी को पॉइंट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है चैप्टर 7 से रिलेटेड, जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस मीन्स ए से लेके हमें कोई लाइन दे रखी है, इन दोनों की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ए से लेके बी पॉइंट की, ठीक है। ए के पॉइंट हमें दे रखे होंगे, बी के पॉइंट भी गिवन होंगे। फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 सारे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 सारे का होल स्क्वायर अंडर रूट, क्लियर। इस फॉर्मूले को लगाकर हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला, इन दोनों पॉइंटों के बीच में सेंटर में जो पॉइंट आता है उसे हम कहते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। हिंदी में इसे मध्य बिंदु सूत्र कहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखो सेक्शनल फॉर्मूला। सेक्शन का मतलब विभाजन करना। एक लाइन को हम कितने पार्टों में बांट सकते हैं? तो ये हमें एक लाइन दे रखी है, जैसे हमने एक लाइन लगा ली, ए और बी पॉइंट ले लिए, बीच में एक पॉइंट है ये P। इस लाइन को कितने भागों में बांट सकता है? ठीक है, तो रेशो ले ली हमने M1 और M2। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? Pxy इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 अपॉन में M1 प्लस M2 कोमा M1y2 प्लस M2y1 अपॉन में M1 प्लस M2। पॉइंट हमें गिवन होंगे ए और बी के, जो x1 y1 और x2 और y2 की वैल्यू होगी। रेशो हमें गिवन होगी, हम बीच वाले पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। इससे हम रेशो को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक हमें त्रिभुज दे रखी होगी, उसके 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 आपको पता है साइड होती है, ए बी और सी। इन तीनों पॉइंट का x1 y1 x2 y2 x3 y3 पॉइंट दिए होंगे। इस पॉइंट पर हम इस एरिया निकाल सकते हैं ट्रायंगल का। क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला लगाकर हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला कौन सा आता है देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है चैप्टर 12 से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री, और चैप्टर 6 के फॉर्मूले हम अलग वीडियो में करेंगे।
उसका एक अलग पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अलग फॉर्मूले हैं उनके। ठीक है, तो सबसे पहले है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, एरिया रिलेटेड सर्कल है, 12 चैप्टर है हमारा। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। परिधि को क्या मतलब होता है कि एक पॉइंट से हमने चलना स्टार्ट किया, जैसे इस पॉइंट से हमने चलना स्टार्ट किया, हम चलते चलते वापस उसी पॉइंट पे आगे एक चक्कर पूरा हो गया, इट मीन्स इसे कहते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4πr²। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, बीच में कोई सेगमेंट ड्रा कर देना, बीच में कोई सेक्टर ड्रा कर देना, जैसे ए ओ रेडियस है, बी ओ रेडियस, इनसे जो एरिया तैयार होगा उसे हम कहेंगे वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई में πr² इज द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड क्या होता है पहले इसको समझो। ये हमने एक सर्कल ले लिया, ये है इसका सेंटर, ये हमने सेक्टर बना लिया। ठीक है, सेक्टर के अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो ये ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल के एरिया, पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे तो नीचे वाला एरिया बचेगा जहाँ पे हमने अंडरलाइन लगी है, उस एरिया को कहते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। क्या फॉर्मूला इसका, वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल θ/360 मल्टीप्लाई πr² माइनस 1/2r² साइन थीटा। पहले वाला जो फॉर्मूला ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर, वृत्त के त्रिज्या खंड का, माइनस ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2r² साइन थीटा। ये फॉर्मूला ट्रायंगल के एरिया का होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन से हैं। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, चाप की लंबाई का क्या फॉर्मूला है, θ/360 मल्टीप्लाई 2πr। ठीक है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है ये। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड का स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा की पावर 2। ठीक है, उसके बाद बात आती है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर के फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी TSA यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 ब्रैकेट में LBBHHL, L इज द लेंथ, B इज द ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी टोटल सरफेस एरिया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल 6a², A इज द साइड, ए को क्या कहते हैं, भुजा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, घनाभ का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए की पावर 3, ए इज द साइड ऑफ क्यूब, ए घन की भुजा है, घन का आयतन ए की पावर 3। CSA कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh, R इज द रेडियस एंड H इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हिंदी में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA ऑफ सिलेंडर 2πr ब्रैकेट में R प्लस H, बेलन का वक्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये 2πr ब्रैकेट में R प्लस में H। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण πRL, πRL होता है कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण। L इज द स्लांट हाइट, L इज द तिरक ऊंचाई। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण πR ब्रैकेट में L प्लस में R। क्या फॉर्मूला है, πR ब्रैकेट में L प्लस में R, L इज द स्लांट हाइट,
आर इज द रेडियस। क्लियर। आगे देखते हैं स्लांट हाइट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। एल इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर सारे का रूट। एल की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है ऑप्शनों में कि एल का फॉर्मूला क्या होता है। टी एस ए का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब हम बात कर रहे हैं स्फीयर की। स्फीयर के होते हैं 4 पार्ट, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आधा गोला है जो कटोरा, कटोरा जो होता है वो 2 पाई आर यानी आधा होता है। ठीक है। नेक्स्ट टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का यानी अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके ऊपर जो स्फीयर बनता है वो भी इसमें ऐड हो जाता है। उसके ऊपर जो सर्कल बनता है 2 पाई आर स्क्वायर के अंदर सर्कल ऐड कर देंगे पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूलों की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोण। कोण का क्या वॉल्यूम होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोण। शंकु के चिन्ह का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2। एल निकालने का फॉर्मूला एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 सारे का होल स्क्वायर, इसके ऊपर रूट। अब बात आती है फ्रस्टम ऑफ कोण या हिंदी में से शंकु का चिन्ह कहते हैं। वो क्या चीज़ होती है। जैसे गिलास हो गया, अब हम उसकी बात नहीं कर रहे कोण की। अब ये जो गिलास है वो किसकी शेप होती है फ्रस्टम ऑफ कोण की। ठीक है। ऊपर वाला जो सिरा है वो खुला हुआ है और नीचे वाला भी खुला हुआ है। ये अपर एंड होता है और ये लोअर एंड होता है। अपर एंड R1 रेडियस और R2 नीचे वाले की रेडियस। और इसमें एल निकालने का फॉर्मूला होता है ये जो तिरछी ऊंचाई होती है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक, एच का स्क्वायर यानी इसकी पूरी हाइट है, यहाँ से लेके ये हाइट मानी जाएगी। लेकिन अगर इसको टेढ़ी हाइट त्रिक ऊंचाई वो एच स्क्वायर प्लस R1 ऊपर वाले अपर पार्ट माइनस में लोअर पार्ट की रेडियस सारे का स्क्वायर और इसका रूट। गिलास, बाल्टी, ठीक है। जोकर कैप होती है एक, ऊपर से भी ऐसे खुली होती है और नीचे से भी खुली होती है। ठीक है। तो ये फ्रस्टम ऑफ क्या है कोण। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है टी एस ए ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोण। टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम का ऑफ कोण का क्या होता है शंकु के चिन्ह का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास शंकु के चिन्ह का टोटल एरिया निकालने का। एच वर्टिकल हाइट है फ्रस्टम की। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोण। शंकु के चिन्ह का आयतन 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। ये फॉर्मूला होता है शंकु के चिन्ह का आयतन वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोण। स्टैटिक्स की बात करें तो हमें मीन मीडियन मोड के फॉर्मूले, इससे पहले हमें क्लास मार्क्स का पता होना चाहिए। अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन में 2। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। ठीक है। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं तो CI के अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन में 2, यानी ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा अपॉन में 2। ठीक है। मीन निकालने का फॉर्मूला समेशन FI/XI अपॉन में FI। ये हम निकाल रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से, डायरेक्ट मेथड से। अजूम मीन मेथड से, कल्पित माध्य विधि से
एक्स इजिकल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। अजूम मानकर कोई मेन ले लेंगे, उससे हम ये लगा कर करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि, माध्य मीन इजिकल टू ए प्लस एच समेशन एफ आई यू आई अपॉन में समेशन एफ आई। अजूम्ड मीन और इनटू में एच लेकर एफ आई यू आई की वैल्यू निकाल कर एफ आई की वैल्यू निकाल कर उसको सोल्व करेंगे। मोड बहुलक, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन में टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू में एच। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को क्या कहते हैं? एल इज़ द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जैसे हमने मान के चलो 10 से लेके 20 हमारे पास मॉडल क्लास आ रहा है, 10 से लेके 20 तक, यानी बहुलक का जो इंटरवल है इसके बीच में आ रहा है मैक्सिमम। तो इसमें लोअर लिमिट जो होएगी ना कम वाली, वो एल की वैल्यू होएगी। तो एल हमारा कितना माना जाएगा? 10 माना जाएगा। F1 का मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है मोड की, उसे हम F1 कहेंगे। F0 F1 से पहले वाली और F2 F1 के बाद वाली, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है। मीडियन, यदि n का हमारे पास ओड हो गया तो मीडियन होता है n+1/2 ऑब्जर्वेशन। यस, जैसे मान के चलो हम एक लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5 ये ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले इसको आपने लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। ये तो पहले लिखी हुई है, आगे पीछे भी वैल्यू आ सकती है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद n की आपने वैल्यू गिननी है। 1 2 3 4 5, 5 नंबर दिए हुए हैं, तो n की वैल्यू 5, 5 प्लस में 1 इजिकल टू 6 अपॉन में 2, 6 अपॉन में 2 आ गया 3। तीसरे नंबर पर होगा जो, वो क्या होगा? मीडियन होगा, यानी 3। यदि n की वैल्यू हमारे पास आ गई इवन, तब हम क्या लगा कर चलेंगे? मान के चलो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, तब हमने 6 अपॉन में 2 3 और 3 में 1 जोड़ देना 4, तीसरे और चौथे नंबर की, और अपॉन में क्या लगाना है? 2। इसे हम कहते हैं मीडियन। जब हमें n की वैल्यू सम संख्या दे रखी हो, तब माध्यक निकालने का सूत्र होता है n/2 एंड n/2 + 1, ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज दे रखी है तो हम मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। ये हमारे पास मीडियन निकालने का फॉर्मूला है। L लोअर लिमिट आपको पता है, H क्लास साइज है। क्लास साइज का क्या मतलब होता है? देखो 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30 और आगे 30 से लेके 40, ये आपको इंटरवल दिया हुआ है। अब इस इंटरवल में कितने कितने का डिफरेंस नज़र आ रहा है, कितने कितने का फ़र्क है? 0 से 10, फिर 20 30 40, 10 का फ़र्क आ रहा है। तो H की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो H हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। CF का मतलब होता है कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, संचयी बारंबारता। F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, F फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की, जिसे हम निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? यदि हमें मीन और मोड दे रखे हैं तो मीडियन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, मोड भी निकाल सकते हैं यदि हमारे पास मीडियन और मीन की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ये ऑप्शनों में आपसे पूछा जा सकता है फॉर्मूला। आपको मीडियन की और मीन की वैल्यू दे दी जाएगी, पूछेगा आपसे मोड निकालो, और मोड को जेड से डिनोट करते हैं, और मीन को एक्स का बार से डिनोट करते हैं, और मीडियन को एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? पीई का मतलब होता है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई अपॉन में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यानी प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या
बटे में घटना के कुल परिणामों की संख्या। ठीक है। और एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 से छोटी होती है। ठीक है। और 0 से क्या होती है, बड़ी। 1 और 0 के बीच में आपकी वैल्यू आनी चाहिए। और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में तो आपको पता चांस ही नहीं है। परसेंटेज में ऐसे दे दी जाए -5%, तो ये इसका आंसर गलत होगा। ठीक है। आपकी जो वैल्यू है न्यूमिनेटर के अंदर, वो नीचे जो वैल्यू है 3/7 वो वैल्यू बड़ी आनी चाहिए और ऊपर वैल्यू आनी चाहिए छोटी। अगर आपकी गलती से भी आपको लगे कि आपका आंसर 2/1 आ रहा है, क्योंकि इसमें आंसर मायने रखता है। आंसर गलत तो सारा कुछ गलत। अगर आपने गलती से भी 1/2 की बजाय 2/1 लगा दिया तो सारा आंसर आपका रोंग माना जाएगा, सारा सम रोंग माना जाएगा। तो इसलिए आपने इस फॉर्मूले को देखकर सम को बड़े तरीके से करना है, क्योंकि 2/1 का मतलब होता है 2, और 2 आपको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 से बड़ी नहीं होती। किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का जो जोड़ है वो होता है 1। ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर बता देते हैं। जैसे एक बॉक्स में 4 रेड गेंद है, बॉल है, और 5 है ग्रीन, और 3 है वाइट। टोटल 5 और 3 8 और 4 12 गेंदें होगी टोटल। अब एक गेंद छांटनी है इसमें से, मान के चलो वो रेड कलर की हो, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, 4 + 5 9 + 3 12, यानी 4/12 आ जाएगी। इसका आंसर आ गया 1/3। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ ली जाए ग्रीन की, तो आप बता दोगे 5/12। ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए नॉट रेड, कि वो जो गेंद है वो रेड नहीं होगी, तो रेड को छोड़ दो। 5 + 3 कितना आ गया, 8, 8/12 आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा 2.3। लेकिन अगर हम निकालें भी किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी, अब आर के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हमने 1/3, ना होने की निकालेंगे तो 1 में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1 में से 1/3 जब माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2/3। ठीक है। तो ये निकालने के लिए हमें 1 में से ही माइनस करना पड़ता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है जो PE + PE0 वो होती है 1। जो डाइस होता है उसमें टोटल नंबर कितने होते हैं, यानी जो पासा होता है उसमें टोटल नंबर होते हैं 6। प्लेइंग कार्ड में टोटल नंबर कितने होते हैं, 52। ये वैल्यू आपने नीचे लगानी है, यानी टोटल वैल्यू हमेशा नीचे आती है। इस बात का आप ध्यान रख लो। ठीक है। टोटल वैल्यू हमेशा आएगी नीचे। ठीक है। तो ये हमारे आज फॉर्मूले थे जो हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है। अगर आपको इन फॉर्मूलों को लेकर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपनी फीडबैक दे सकते हो। ठीक है। तो आपके लिए इजी करने के लिए फॉर्मूले बनाए हैं कि आपको बार बार फॉर्मूले देखने पड़ते हैं। ठीक है। आप फॉर्मूले यहीं से आप समझ भी सकते हो फॉर्मूलों को। ठीक है। अगर आप फॉर्मूले लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, ताकि साथ की साथ आपको लर्न हो जाए, याद हो जाए। ठीक है। तो आपने इन फॉर्मूलों का रट्टा नहीं मारना, क्योंकि अगर आप क्रैमिंग से करोगे या रटने का काम करोगे तो आप फॉर्मूले भूल जाओगे। सबसे पहले आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ, पूरा समझदारी के साथ इन फॉर्मूलों को करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको फॉर्मूले समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा जो भी नई वीडियो बनाई जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसलिए आप इन फॉर्मूलों को देखें, करें। अब हमारे फॉर्मूले रह गए हैं ट्रिग्नोमेट्री और 6th चैप्टर है। इन दोनों की हम एक अलग वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक आप इनके फॉर्मूले करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।